हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, पिछली क्लास में मैंने आपको गीत के बारे में, इसी तरह जो मशहूर गीत निगार हैं, जो लोग गीत निगारी में शोहरत हासिल की है, उनमें से 3 शायरों के बारे में, गीत निगारों के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मीरा जी, इसी तरह आज की क्लास में एहसान दानिश, सलाम मछली शहरी के बारे में पढ़ाऊँगा। पिछली क्लास में मैंने अख्तर शीरानी, इसी तरह मीरा जी के बारे में बताया था। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करा रहा हूं, जिसमें जो आपका सेकंड पेपर होगा उर्दू ज़बान का, उसी से मुताल्लिक़ मैंने इससे पहले आपको सिलेबस भी बताया था, और सिलेबस के मुताबिक ही मैं आपको एनसीईआरटी का मवाद फ़राहम कर रहा हूं। बहुत सारे टॉपिक मौज़ूआत पर मैं बात कर चुका हूं। बहुत सारे शायरों, नज़्म निगारों, गज़ल गो शायर, तमाम शायरों के बारे में, बहुत सारे शायरों के बारे में अब तक बात कर चुका हूं। दोस्तों, आज गीत निगार में जो लोग, जितने शायर हैं आपके निसाब में शामिल हैं, उसको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और फिर कल की क्लास में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर से शुरू करूंगा। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। आज की क्लास एहसान दानिश के ऊपर है। दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि इनकी पैदाइश कब हुई है, इनकी वफ़ात कब हुई है, कहाँ पैदा हुए, किस शहर में इनकी वफ़ात हुई है, गीत निगारी में इन्होंने कौन कौन से गीत लिखे हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो अहम निकात लगे दोस्तों, जो अहम पॉइंट लगे, आप उसको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा और अपने जहन में महफूज रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एहसान दानिश 1914 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है। ये सब अहम पॉइंट है दोस्तों। आपको तारीख़ पैदाइश भी याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 1982 में इनकी वफ़ात हुई है। एहसान दानिश उर्दू में शायर मज़दूर के लक़ब से जाने जाते हैं। देखिए, पहला ही पॉइंट बहुत ही अहम है। एहसान दानिश उर्दू में शायर मज़दूर के लक़ब से जाने जाते हैं, यानी एहसान दानिश को शायर मज़दूर कहा जाता है। वो कांधला उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? कांधला उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनके ख़ानदान की माली हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए उनकी तालीम बहुत मामूली हुई। ज़ाहिर है, पढ़ाई में आला तालीम हासिल करने के लिए माली ताउन की ज़रूरत होती है, दौलत की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, और बग़ैर पैसे के ना पहले ज़माने में पढ़ाई होती थी और ना अब हो रही है। इसलिए हर दौर में इंसान को तकलीफ़, परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसी तरह जो है एहसान दानिश, इनके ख़ानदान वालों की माली हालत सही नहीं थी, इसलिए इसको ज़्यादा पढ़ा नहीं सके, बल्कि इनकी तालीम जो है गैर मामूली
यानी मामूली थी, लेकिन मुताले का शौक़ उनमें बचपन से था। ज़ाहिर है दोस्तों, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर पढ़ने की ख्वाहिश है, शौक़ है, जज्बा है, जुनून है, तो आप कहीं से भी किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं, मुताला कर सकते हैं। वही ख्वाहिश, वही तमन्ना, वही जज्बा एहसान दानिश के अंदर भी था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे, फ़ुर्सत के औक़ात में शेर व अदब से मुताल्लिक़ किताबों का मुताला करते थे। देखिए कितनी मेहनत करते थे, दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे, और जब खाली औक़ात होता था दोस्तों, जो फ़ुर्सत के औक़ात होते थे, उसमें शेर व अदब से मुताल्लिक़ किताबों का क्या करते थे, मुताला करते थे, पढ़ते थे। और बहुत जल्द वो शेर भी कहने लगे। ज़ाहिर है, जो मुताला करेगा, जो मेहनत करेगा, उसको उस मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। आवाज़ अच्छी पाई थी, इनकी जो आवाज़ थी वो बहुत सुरीली थी, अच्छी थी, इसलिए मुशायरों में बहुत जल्द मकबूल हो गए। आप लोग मुशायरे में जाते होंगे, जो शायर जिनकी आवाज़ अच्छी होती है, जो तरन्नुम में गज़ल पढ़ता है या नात पढ़ता है, लोग उसे झूम झूम कर सुनते हैं, मज़े ले ले कर सुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा शायर जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, बल्कि ऐसे ही शेर पढ़ते हैं, तो लोग कम दिलचस्पी लेते हैं बनिस्बत जो तरन्नुम के पढ़ते हैं। तो ज़ाहिर है, एहसान दानिश की आवाज़ बहुत अच्छी थी, सुरीली आवाज़ थी, इसीलिए मुशायरों में जहाँ भी जाते थे इन्हें शोहरत मिली, और बहुत ज़्यादा ये बहुत ही कम वक्त में ये मशहूर हो गया। उन्होंने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा लाहौर में गुजारा और आहिस्ता आहिस्ता अपने वक्त के मुमताज़ उस्तादों में शुमार होने लगे। उन्होंने किताबों की एक दुकान खोली थी, किताब की एक दुकान भी खोल ली थी। इससे माआश भी हासिल करते थे और वक्त भी अच्छा गुज़रता था। एहसान दानिश की नज़मों में गरीब तबक़ों की ज़िंदगी का अक्स नुमाया है। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं कि एहसान दानिश की जो नज़में हैं उसमें किन तबक़ों की ज़िंदगी का अक्स नुमाया तौर पर हमें नज़र आता है, तो गरीब तबक़ों की ज़िंदगी का अक्स नुमाया तौर पर नज़र आता है। गरीब लोगों के बारे में वो अपनी नज़मों में बयान करते थे। उन्होंने मज़दूरों पर बहुत से नज़में कहीं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, शायर मज़दूर भी कहा जाता है। अंदाज में जज्बातियत का रंग गालिब है, नवाए कारगर, चिरागा और आतिश खामोश उनके मशहूर मजमूए हैं। इन तीनों मजमूए का नाम आपको याद होना चाहिए। नवाए कारगर, चिरागा और आतिश खामोश उनके क्या है, मशहूर मजमूए हैं दोस्तों। चिरागा है, आतिश खामोश, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नवाए कारगर है, चिरागा है और आतिश खामोश इनके मशहूर मजमूए हैं। उनकी ज़बान बिलअमूम सहल और रवां है। हिंदी बोलचाल के लफ्ज़ों को बहुत खूबसूरती से बरतते हैं। कुछ गीत हिंदी भाषा में भी लिखे हैं। उनकी रोमानी नज़में बहुत पसंद की जाती थी। उनमें सुबह बनारस और बीते हुए दिन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं दोस्तों। जो इनकी रोमानी नज़में हैं उनमें सुबह बनारस और बीते हुए दिन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। तो ये एहसान दानिश थे दोस्तों, जिनकी पैदाइश 1914 कांधला उत्तर प्रदेश में हुई है और 1982 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई है। माली हालत ख़राब थी, इस वजह से ज़्यादा पढ़ नहीं सके, लेकिन मुताले का शौक़ था, इस वजह से बहुत ही जल्द शायर बन गए और आवाज़ अच्छी होने की वजह से इन्हें मुशायरों में बहुत ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई दोस्तों। माशी हालत दुरुस्त करने के लिए इन्होंने किताबों की एक दुकान खोल ली थी, जिससे इसकी माशी हालत भी सही हो गया। इन्होंने अपनी नज़मों में गरीब तबकों की हालत को बयान करने की कोशिश की है और जज्बातियत को इन्होंने अपने नज़मों के ज़रिए से बयान किया है दोस्तों। और इनके जो है शेरी मजमूए में नवाए कारगर है, इसी तरह आतिश खामोश है और चिरागा इनके क्या हैं, मशहूर शेरी मजमूए हैं। ज़बान नहायत आसान ज़बान इस्तेमाल करते थे
اور ہندی بھاشا میں گیت وغیرہ لکھا کرتے تھے. رومانی نظمیں بھی ان کو جو بہت لکھنے کا شوق تھا، جیسے صبح بنارس بیتے ہوئے دن اس کے قابل ذکر ہیں. دوستو ان کا ایک گیت ہے، پریت ہے من کا روگ. پریت ہے من کا روگ سکھیری، پریت ہے من کا روگ. انگ ہے اگنی نین پانی، بولت ہیں سب وش کی بانی. ویگ میں بیتی جات جوانی، آتی کٹھن سنجوگ سکھیرے، پریت ہے من کا روگ. تو یہ ان کا گیت ہے دوستو، ہے نا. آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، اور خاص کر کے جو ہے احسان دانش کے بارے میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ یاد ہونا چاہیے. اب اگلا گیت نگار ہے دوستو جو جنہیں گیت میں شہرت ملی ہے، وہ ہے سلام مچھلی شہری، جو کہ آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے. آپ کو ان کے بارے میں بھی پڑھنا ہے اور ایک ایک بات کو یاد رکھنا ہے. ان کی پیدائش دوستو 1921 میں ہوئی ہے اور 1973 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 1921 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے سلام مچھلی شہری کا، 1921 میں، اور 1973 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اب کہاں پیدا ہوئے، کہاں ان کی وفات ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کو پڑھتے ہیں. قصبہ مچھلی شہر، ضلع جونپور، اتر پردیش کے رہنے والے تھے. سلام مچھلی کہاں کے رہنے والے تھے؟ قصبہ مچھلی شہر، ضلع کہاں ہے؟ جونپور، اتر پردیش کے رہنے والے تھے. 1921 میں پیدائش ہوئی ہے. آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی گزاری. الہ آباد یونیورسٹی کی لائبریری میں ایک معمولی سی ملازمت سے عملی زندگی شروع کی. بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے اور دلی کو اپنا گھر بنا لیا. آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے بحیثیت پروڈیوسر وابستہ تھے. ان کی طبیعت میں خاص طرح کی وارفتگی تھی. اپنی رومانی نظموں میں انہوں نے جدت طرازی کی بہت اچھی مثالیں پیش کی ہیں. گفتگو کے انداز اور ڈرامائی عناصر کے برجستہ استعمال سے انہوں نے اپنی بعض نظموں کو افسانے کی طرح دلچسپ بنا دیا ہے. جہاں اہم پوائنٹ ہوگا دوستو میں اس کو نشان لگانے کی کوشش کروں گا، باقی چیزوں کو میں سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان کے تخلیقی مزاج میں اپج بہت تھی. انہوں نے شعری اظہار کے نت نئے راستے نکالے اور نظم میں حیت کے کئی تجربے کیے. نئی نظم کے اچھے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں. نئی نظم کے اچھے شاعروں میں سلام مچھلی شہری کا شمار ہوتا ہے دوستوں. میرے نغمے، پائل اور وسعتیں ان کے مقبول و مشہور مجموعے ہیں، جو کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. میرے نغمے، پائل اور وسعتیں ان کے کیا ہیں؟ مقبول و مشہور مجموعے ہیں. سلام مچھلی شہری کے گیت بھی بہت خوبصورت ہیں. سلام مچھلی شہری کو حکومت ہند نے ان کی ادبی و شعری خدمات کے اعتراف میں پدم شری کے اعزاز سے نوازا گیا. اس پوائنٹ کو بھی آپ یاد رکھیے گا. ان کے ادبی و شعری خدمت کی وجہ سے انہیں پدم شری کے اعزاز سے نوازا گیا ہے. ان کا انتقال دلی میں ہوا اور وہ وہیں مدفون ہے، یعنی دہلی ہی میں مدفون ہے دوستوں. تو یہ سلام مچھلی شہری تھے دوستو، جن کی پیدائش جو ہے 1921 قصبہ مچھلی شہر، ضلع جونپور، اتر پردیش میں ہوئی ہے، اور 1973 میں ان کی وفات جو ہے دہلی میں ہوئی ہے. آزمائشوں سے بھری زندگی ان کی گزری ہے دوستو. مختلف جگہوں میں انہوں نے ملازمت اختیار کی اور روز مرہ کی زندگی کو انہوں نے گزارا. نئی نظم کے اچھے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. میرے نغمے، پائل اور وسعتیں ان کے مشہور و مقبول کیا ہیں؟ مجموعے ہیں. حکومت ہند نے ان کی ادبی و شعری خدمات کی بنیاد پر انہیں پدم شری کے اعزاز سے نوازا بھی ہے، اور دلی میں ان کی وفات ہوئی ہے اور وہیں پہ مدفون ہیں. چلیے دوستو ان کے گیت کو ہم پڑھتے ہیں. گیتوں کے ہروا گوندھوں گی، ہاں سندر کومل گیتوں کے. کچھ نازک کلیاں لاؤں گی اور ان تاروں کو بلاؤں گی. اوشا کے گلابی دوڑے میں آشا کے پھول پرووں گی. گیتوں کے ہروا گوندھوں گی، ہاں سندر کومل گیتوں کے. سنتی ہوں ساجن آئے ہیں، جذبات میرے تھرائے ہیں.
उन प्रेम की नाजुक लहरों पर मैं अपनी नैया छोड़ूंगी, गीतों के हरवा गोंधूंगी, हाँ सुंदर कोमल गीतों के। तो ये सलाम मछली शहरी के क्या है दोस्तों, एक मशहूर गीत है। देखा दोस्तों आपने एहसान दानिश के बारे में और आज आपने सलाम मछली शहरी के बारे में पढ़ा। आप इन दोनों गीत निगार के बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपके निसाब में शामिल है और आपको इनके एक एक पॉइंट को याद भी रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब सवालात इनके बारे में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगला जो हम पढ़ेंगे अमानत लखनवी के बारे में इंशाल्लाह अगली क्लास में। आज के लिए मैं इतना ही रखने देता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। आपको जो आज पढ़ाया गया है इसको आप नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, ख़ास करके सलाम मछली शहरी और एहसान दानिश जो कि आपके निसाब में भी शामिल है दोस्तों। आप किसी भी सूरत में इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।